Good morning, everyone. Today I start the new lecture series on the engineering mechanics. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस पर्टिकुलर कोर्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को इन डेप्थ डील करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमें थ्योरी सीखने के लिए मैंडेटरी होंगे उनको हम करेंगे एंड आफ्टर दिस कोर्स हम पैरेलली कुछ ट्यूटोरियल्स भी प्लान करेंगे जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को जो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को और ज़्यादा बेटर बना पाए उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। लेकिन वो इन वीडियो लेक्चर में इंक्लूड नहीं होंगे, उनके लिए हम अलग से ट्यूटोरियल प्लान करके इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में वो सारे कोर्सेज को डाल देंगे, सारे वीडियोस को डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर प्लान को देख लेते हैं एंड देखते हैं कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा कोर्स है ये गेट के सिलेबस को स्टैंडर्ड मान के डिज़ाइन करा गया है एंड ऑल द थिंग्स दैट इज़ इन द गेट एग्जामिनेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है और यहाँ पे भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो देखो पहले जो लेसन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को डील करेंगे, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रिजिड बॉडी पे कैसे लिखी जाती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग फ्रिक्शन, ट्रस, उसके बाद सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड फाइनली काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को पढ़ के ये चैप्टर एंड करेंगे एंड आफ्टर दिस कोर्स हम लोग एक नए कोर्स को प्लान कर रहे हैं एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स, उसको भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जो थ्योरी को सपोर्ट करेंगे, जो कि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझने के लिए वो न्यूमेरिकल करने ही करने होंगे, तो हम उनको डेफिनेटली करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड को, इस स्टैंडर्ड के लाइक गेट एग्जामिनेशन के, कुछ पीएसयूज के, बार के, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी हम इस पर्टिकुलर कोर्स में इंक्लूड करेंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हो और आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो जो कि इन कोर्सेज को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें मैं डेरिवेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन पे कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या फिर कोई डेरिवेशन मुझे लगेगा कि नहीं, आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आप बिल्डअप करने के लिए ये डेरिवेशन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर डेरिवेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड दिस स्लाइड इज अबाउट द नो द मैकेनिक्स। तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स को समझते हैं। तो देखो, जो अपनी मैकेनिक्स है वो क्या है? मैकेनिक्स में एक्चुअली हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स के इन्फ्लुएंस की स्टडी करते हैं कि भाई किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स का इन्फ्लुएंस कैसा होगा, फोर्स कौन कौन से उसके ऊपर इफेक्ट को क्रिएट कर पाएगा, या फिर क्या फोर्स के अंदर जब बॉडी आती है तो उसके पे क्या क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। वो जो सारी एनालिसिस होती है, वो जो सारी स्टडी होती है, दैट हैज़ बीन डन इन द मैकेनिक्स। ओके, तो अब देखना पूरी जो मैकेनिक्स है ना, इसी के बेसिस पे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट टिका हुआ है। कोर सब्जेक्ट मीन्स क्या? जितने भी मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप सॉलिड मैकेनिक्स सुनते होगे, फ्लूइड मैकेनिक्स सुनते होगे, ऑफ कोर्स टोम थ्योरी ऑफ मशीन भी उसी का एक हिस्सा है, मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिस है मैकेनिक्स, और उनके उनका जो बेसिक कोर है वो मैकेनिक्स है, और वो जो डिवीजन है ना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का, वो सिर्फ एक वर्ड पे टिका हुआ है, दैट इज अ बॉडी। तो देखिए ये जो बॉडी है वो बहुत ही कमाल की है। ठीक है, गलत सेंस में मत लेना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, इसी पे इस पूरे सब्जेक्ट का डिवीजन टिका हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखना कि जब हम रिजिड बॉडी के मैकेनिक्स को पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं या फिर थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान देना कि जब भी रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स पढ़ी जाती है, उसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। एंड अगेन अगर मैं डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स की बात करूं, तो ये कैटेगराइजेशन फर्दर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि भाई देखो, डिफॉर्मेबल बॉडी भी फर्दर डिवाइड हो सकती है। रिजिड बॉडी अपने आप में एक डिवीजन है, इसको हम क्या डिवाइड करें, इसको हम फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट हियर डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि देखो भाई, अपनी एक सॉलिड बॉडी होती है एंड सेकेंड वन इज अ फ्लूइड बॉडी। अब देखो, सॉलिड बॉडी की जब हम एनालिसिस करते हैं ना, सॉलिड जो कि डिफॉर्मेबल है उसकी एनालिसिस दो कंडीशन में करी जा सकती है। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड द सेकेंड वन इज द डायनामिक्स। तो यहाँ से जो सॉलिड बॉडी है वो आगे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा
कि हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन में या फिर डायनामिक कंडीशन में। तो उसके बेसिस पे हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाएँगे। और इधर आप देख लीजिए, अगर आप फ्लूइड को देखोगे, तो फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी है और उसकी मैकेनिक्स पढ़ने को ही हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और इधर सॉलिड बॉडी की मैकेनिक्स अभी खत्म नहीं हुई है, ये फर्दर डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में कि भाई आप कब सॉलिड बॉडीज़ की मैकेनिक्स को पढ़ रहे हो। तो मैं स्टैटिक में अगर पढ़ रहा हूँगा तो उसको सॉलिड मैकेनिक्स या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। और अगर उसको मैं डायनामिक्स में पढ़ रहा हूँ, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स को डायनामिक कंडीशन में स्टडी करी जा रही है, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर जो चैप्टर्स हैं, कोर जो कंसेप्ट्स हैं, सॉरी जो पूरे अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं, उनको यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस बेसिस पे ये सारे सब्जेक्ट बने हुए हैं। और बेसिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या स्टडी करते हो। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या आप स्टडी करोगे, एक स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी सॉलिड होगी लेकिन वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। तो अगर मैं उसकी स्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, सॉलिड उसकी मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, स्टैटिक कंडीशन में उसकी मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स। तो ये वाला पाथ मैं फॉलो करूंगा, स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स, स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स। तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और डायनामिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स, उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो दीज ऑल आर दी कैटेगराइजेशन ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। आप आई होप कि आपको ये पूरा मैकेनिक्स का कैसा डिवीजन है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स बने हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो बेसिक कंसेप्ट्स है, और इसमें मैं पहले जो टॉपिक को उठाया हूँ दैट इज़ द फोर्स। आई होप कि आपको फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, बट स्टिल ये हमारे सिलेबस में है, देन हम इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या है कि जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, यहाँ पे देखना मैं दिखाता हूँ आपको, ये दो बॉडी हैं, ये एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आप भी इंटरेक्ट करते हो अपने आस पड़ोस वालों से, जिससे भी आप बातचीत करते हो, तो आप इंटरेक्शन करते हो, तो आप एक्चुअली क्या करते हो, आप बोलते हो तो एयर के पार्टिकल्स में, एयर के पार्टिकल्स के थ्रू वॉइस जाती है। तो वहाँ जो पार्टिकल्स है उन पे एक फोर्स लगता है, जिससे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम ही है इंटरेक्शन, यहाँ भी उसका मतलब यही है, बस यहाँ पे दो हमारे रिजिड बॉडी या फिर दो बॉडी इंटरेक्शन में होंगी। और जब उनको ओपन करा जाएगा, ओपन करने का मतलब उनके एफबीडी बनाया जाएगा ना, तो आप ये पाओगे कि जिस पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा था वहाँ कुछ तो गड़बड़ था। जैसे वहाँ पे कुछ पुश एक्शन आपको देखने को मिलेगा, कुछ या पुलिंग एक्शन देखने को मिलेगा, या किसी कोई भी ऐसा आप एक्शन ऑब्जर्व कर पा रहे होगे जो बॉडी के इनिशियल स्टेट को चेंज करने का प्रयास कर रहा होगा। और जो वो टेंडेंसी है, जो वो एक्शन है ना, उसी एक्शन को हम लोग फोर्स कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आप सबको क्लियर है। अब देखो, किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए ना तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हम फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन कर पाएँ। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए कि मैं इस वन वाले डायग्राम को पकड़ता हूँ, तो मैं पूछूंगा कि ठीक है भाई, फोर्स लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि फोर्स यहाँ पे देखिए, इसके सरकमफेरेंस के इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। तो यहाँ पे इसके सरकमफेरेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यू कैन सी हियर। यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पॉइंट पे फोर्स है। तो पहला हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि फोर्स कहाँ किस पॉइंट पे लग रहा है। एंड देन लाइन ऑफ एक्शन, और यू कैन से डायरेक्शन की ज़रूरत होगी फोर्स को डिफाइन करने के लिए कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में लग सकता है, इंक्लाइंड लग सकता है, हॉरिजॉन्टल लग सकता है, इस पॉइंट पे वर्टिकल लग सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, या फिर लाइन ऑफ एक्शन पॉसिबल होगा, तो इसलिए हमें लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत होगी। एंड फाइनली this force is fully defined just by the magnitude if you define the point of application and the line of action। तो मैग्नीट्यूड हम फोर्स की बताएंगे सो दैट कि हम रिलेटिव कंपैरिजन कर पाएँ। तो ये तीन चीज़ें मैंडेटरी होते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन द फोर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन और मैग्नीट्यूड, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी अगर आप फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो। ओके, तो अब हम लोग फोर्स को ही अंडरस्टैंड करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो इसको देखना, ये कहता है कि भैया ये जो फोर्स है ना, आप इसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में किधर भी इधर उधर कर सकते हो। इस फिगर में देखो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी पे, और इसने क्रिएट करा है 10 मीटर का डिस्टेंस। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स आया है एफ, इसने इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर आगे की तरफ बढ़ा दिया है। एंड सेम वे
अगर मैं इस फ़ोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूँ। लाइक अभी देखो ये बाहर था, अब मैंने इसको अंदर कर दिया, तो इसका जो बॉडी पे एक्सटर्नल इफेक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। देखो पहले 10 मीटर बॉडी मूव कर रही थी, अब भी 10 मीटर ही मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि हम फोर्स को इधर उधर खिसका सकते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक्सटर्नल इफेक्ट उसी तरीके से बना रहेगा जैसा कि वो पहले था। लेकिन शर्त ये है कि आप फोर्स को शिफ्ट तो करो, लेकिन उसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में करना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इस नेक्स्ट फिगर में आप देखना कि दो फोर्स लगे हुए हैं। पॉइंट ए पे देखना ये आउटवर्ड है, एंड पॉइंट बी पे भी अगेन आउटवर्ड फोर्स है। अब मैं पॉइंट बी वाले फोर्स जो कि आउटवर्ड है उसको ए पे ला देता हूँ। देखो मैंने ला दिया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है इसलिए मैं ला पा रहा हूँ। तो मैंने ला दिया। अब देखो ये एक तरीके का इनवर्ट फोर्स हो गया इस पर्टिकुलर बॉडी पे, एंड जो ए वाला फोर्स था उसको मैं पॉइंट बी पे ला दिया। तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है ना, एक्सटर्नल इफेक्ट यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। हालांकि आप ध्यान देना कि स्ट्रेस होगा ना, वो एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होगा और वो चेंज होगा। अगर आप लाइन ऑफ एक्शन के इधर उधर फोर्स को मूव भी कर दोगे ना, तो इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा अगर आप फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के इधर उधर, लेफ्ट राइट, वट एवर द डायरेक्शन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में ही इसको मूव कर रहे हो, तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आएंगे। एक्सटर्नल इफेक्ट उस बॉडी पे सेम ही रहता है अगर आप फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो। तो यू कैन सी मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ, एंड आई एक्सप्लेन दैट, सो आई नीड नॉट टू रीड दिस डेफिनेशन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स की। तो देखना मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है। तो देखो यार, मूवमेंट का मतलब होता है, फोर्स का मतलब देखो, फोर्स तो आप समझ ही गए हो, और मूवमेंट का मतलब कि भाई ऐसा फोर्स जो मूवमेंट क्रिएट करने की टेंडेंसी रखता हो। मूवमेंट का मतलब क्या, मतलब रोटेशन, रोटेट करने की, बॉडी को रोटेट करने की क्षमता रखने वाले फोर्स को हम लोग ना मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे इस पर्टिकुलर फोर्स को आप ऑब्जर्व करो, जैसे ही ये फोर्स लगेगा वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमने का प्रयास करना चाहेगा। ये इसका हिंज पॉइंट है। हिंज से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा ना, इस फोर्स की टेंडेंसी है कि इस बॉडी को घुमा सकता है, तो ये फॉर्म करता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जरूरत होगा कि हम किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट देख रहे हैं। सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इस पॉइंट के अबाउट जहां हिंज है वहां पे मूवमेंट को देखते हैं। तो ये पॉइंट अपना क्या है, ओ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, तो देखना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को लिखने के लिए आपको चाहिए कि ये फोर्स परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पे है इस हिंज पॉइंट से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का, स्मॉल डी है, यू कैन सी। आप देखना यहाँ से बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस होगा, देखो ये भी एक डिस्टेंस होगा, लेकिन ये सारे एंगुल मतलब कुछ एंगल वाले डिस्टेंस है, लाइक यहाँ पे देखना कुछ एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो यही एक डिस्टेंस पॉसिबल होगा, एंड दैट इज द स्मॉल डी। अब मैं करूंगा क्या कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फोर्स में, और हमें मोमेंट पता चल जाएगा। तो यू कैन सी कि मोमेंट को हम लिखते हैं एफ इंटू डी, और ये क्लॉकवाइज देगा, इसमें रोटेशन क्लॉकवाइज प्रोवाइड कराएगा, दैट्स वाई हियर written as a CW, that is the clockwise. Okay, and D is the perpendicular distance of F, इस फोर्स F का फ्रॉम पॉइंट O जिसके अबाउट हम लोग मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है अपना मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये बहुत ही सिंपल है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ अ कपल की। तो देखना कपल क्या करेगा। देखो ये बॉडी है, इस पे दो फोर्स लगे हुए हैं। ये बॉडी के ऊपर F फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी F फोर्स है। देखना दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स नॉन कंकरेंट इन नेचर हैं। नॉन कंकरेंट का मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे अप्लाई हुए, दैट्स वाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनका पॉइंट हो, उनका वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको नॉन कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। पैरेलल आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह, और ये अपोजिट इन डायरेक्शन है एंड द सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये भी इस ऑब्जेक्ट को एक घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे। फोर्स भी घुमा सकता है ऑफ कोर्स, और दो फोर्स भी लग के बॉडी को घुमा सकते हैं। और जब दो फोर्स लग के, दो नॉन कंकरेंट पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसको घुमाने की
टेंडेंसी को रखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ कपल। कपल इसलिए क्योंकि वो दो फोर्सेस के कारण आया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज ऑल्सो डिफाइन एज द, एक फोर्स पकड़ लो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जो इन दो फोर्सेस के बीच का, उनको ले लो, एफ इन टू डी कर दो, यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ अ कपल। ओके, और आप ये बात ध्यान रखना कि आपको मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ अ कपल में अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, कब मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। कंडीशन मैंने आपको यहाँ बता दी है कि दो नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स होंगे, सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो वहाँ कपल फॉर्म होता है। और सिर्फ एक ही फोर्स होगा जो कि हिंज पॉइंट से, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो आपको ये बचपन से पता है कि भाई अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड द वर्टिकल वन इज द एफ साइन थीटा द वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई फोर्स है, तो इसको हम लोग दो इसके दो कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो थीटा जो देखो ये होगा हॉरिजॉन्टल से लग के, मतलब फोर्स से लग के जो एंगल है उस डायरेक्शन में थीटा होगा। जैसे इधर देखना हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ है ये, तो एफ कॉस थीटा है। अगर ये थीटा इधर होता तो ये वाली लाइन क्या हो जाती, एफ कॉस थीटा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम किसी फोर्स को फोर्स और कपल के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखना कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई है किसी भी पॉइंट ए पे, और हमने क्या करा है सिंपली कि हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं एक फोर्स और कपल के फॉर्म में। तो देखना ये फोर्स लगा हुआ है, तो मैंने क्या करा कि इस पॉइंट बी को पकड़ा और यहाँ पे ऊपर नीचे एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो तो पॉइंट ए वाला फोर्स और पॉइंट बी वाला डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों अगेन नॉन कंकरेंट पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं, और ये कपल फॉर्म कर देंगे। ये फोर्स ऊपर रह गया, तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा था उसको हमने शिफ्ट कर लिया। कहाँ शिफ्ट कर लिया, बी पे। और शिफ्ट कैसे हुआ, एक हमारा कपल मिला एफ इंटू डी एंड एक फोर्स मिला दैट इज द एफ। तो ये हमारा एक रिजोल्यूशन होगा फोर्स का, एक फोर्स और कपल के फॉर्म में। और ये तब आएगा पिक्चर में जब आप किसी भी पॉइंट के फोर्स को किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे होगे। ये ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। ओके, तो आप इनको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब कोई बोले कि भाई फोर्स को हमने एक फोर्स और कपल के फॉर्म में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसने इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज़ करा है कि किसी एक पॉइंट के फोर्स को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे रखा है। इसलिए उसने क्या करा हुआ है कि एक कपल के फॉर्म में ब्रेक करा है। ठीक है, कपल और फोर्स, फोर्स में यहाँ ध्यान देना, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कपल, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट किया। कपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो अपोजिट नॉन कंकरेंट पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्स हैं, इसलिए मैंने इसको कपल बोला है। ठीक है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब हम कपल बोल रहे हैं और कब हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। दोनों दो जो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं इनकी अच्छे से आपके माइंड में इमेज बनी रहनी चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेरिग्नन थ्योरम की। तो देखो ये थ्योरम बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है, बहुत हेल्प करता है हमारी। कैसे हेल्प करेगा देखना, मान लो ये कोई फोर्स है एफ जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, और इस फोर्स के कारण हमें इस पॉइंट ओ पे मोमेंट को पता करना है। अच्छा, तो बहुत छोटी बात है, इस फोर्स को इधर इस डायरेक्शन में बढ़ाओ और इस पॉइंट ओ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। और परपेंडिकुलर लाइन तुमने ड्रॉ करी और इसको मान लो कि ये डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो बस एफ इंटू डी कर दो, पता चल गया। देखो ये फोर्स एफ और इसमें ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई कितना हमारा मूवमेंट इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो ये स्मॉल डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हालांकि ये एक रेक्टेंगुलर बार है, यू कैन सी 3 मीटर 2 मीटर दिया हुआ है इसका लेंथ विड्थ, और लेकिन ये डी नहीं बताया हमें, तो इसको ज्योमेट्रिकली निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस केस में हम लोग वेरिग्नान थ्योरम का हेल्प ले सकते हैं। ये बोलता है कि भाई देखो ये जो फोर्स है इसको आप ब्रेक कर लो कंपोनेंट के फॉर्म में। ओके, तो मैं आराम से इस फोर्स को ब्रेक करता हूँ, एंड दिस इज द एफ कॉस थीटा और इसके अपोर्ट जो आ गया एफ साइन थीटा। अब इन दो इनके जो कंपोनेंट आए इनके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे जहाँ पे आप मोमेंट निकालना चाहते थे, देख लो मोमेंट कितना है। तो अगर एफ कॉस थीटा इंटू 3 कर दोगे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी 3। ओके, तो एफ कॉस थीटा इंटू 3 कर दो और एफ साइन थीटा इंटू 2 कर दो, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे क्या मिल जाएगा, फोर्स मोमेंट मिल जाएगा। और वेरेगनान थ्योरम कहता है कि कंपोनेंट के कारण जो मोमेंट आया है उस सेम मोमेंट उस फोर्स के कारण भी आएगा।
दिस इज ऑल अबाउट द वेरिग्नन्स थ्योरम, और मैं यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को लिखा हूँ कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ओके, एंड आई होप दिस वेरिग्नन थ्योरम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस इसमें इतना याद रखना है कि भाई देखो, हम फोर्स के कारण मोमेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो फोर्स के कारण निकालने में हमें प्रॉब्लम हो रही है डिस्टेंस और डिस्टेंस में, तो हम सीधे सीधे कर रहे हैं कि इसको ब्रेक कर लेंगे, एफ कॉस थीटा। इसके कंपोनेंट के कारण मूवमेंट निकालेंगे, और जो कंपोनेंट के कारण मूवमेंट आएगा वो नेट फोर्स के कारण भी उतना ही मूवमेंट आएगा। दैट्स इट। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो देखो, चाहे आप न्यूटन्स लॉज बोल लो या लॉज ऑफ मोशन, दोनों बात एक ही है। इसमें हम लोग, आई होप कि आप ये लॉ बहुत बार पढ़े हो जीवन में, तो यहाँ पे ज़्यादा इसकी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ। देखो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि भाई कोई भी बॉडी है वो अपने जिस स्टेट में रहती है उसी स्टेट में रहने का प्रयास करती है। अगर उसके ऊपर कोई चेंज आते हैं तो उसका इनिशियली अपोज करती है, और चेंज इतना मजबूत हो कि भाई बॉडी में चेंज कर सकता है, उसके स्टेट में, इनिशियल स्टेट में चेंज कर सकता है, तो बेचारी मजबूर होके करने देती है, क्या करेगी, लेकिन अपोज करती है। कोई भी बॉडी अपने चेंज का अपोज करता है। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, और यू कैन से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो हम लोग अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। तो देखो, न्यूटन सेकंड लॉ अपना क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एंड एफ इक्वल टू एम ए को हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। एंड आई होप कि मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जानना है, आपको पता है अच्छे से, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। और थर्ड लॉ को अगर मैं फिर से डिस्क्राइब करूँ तो आपको वही दो जो इनिशियली मैं बॉडी लिया था उनको मैं ओपन करता हूँ, यानी उनका एफबीडी बनाता हूँ, और एफबीडी बना के देखता हूँ कि यार इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था यार, जहाँ पे ये दोनों बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे ये फोर्स आएगा F21 एंड F12। तो देखो, F21 जो है इसको आप एक्शन बोल सकते हो, F12 को आप रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है, अब इनमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है ये बात बड़ी कठिन है पहचाननी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो कि भाई F21 अगर एक्शन है तो F12 रिएक्शन है, अगर F12 एक्शन है तो F21 रिएक्शन है। वट एवर यू कैन एज्यूम। बस बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक को अगर आप एक्शन बोल रहे हो तो अगले वाले को आपको रिएक्शन बोलना है, और ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोर्स सेम रहने वाला है, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ऑल्सो। तो ये हमारी न्यूटन्स लॉ की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो किसी भी पैरेलल फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करा जाता है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारा फोर्स है, यहाँ पे पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे देखो, ये जो फोर्स तीनों देखना है, F1 F2 F3, ये तीनों क्या आपको पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं भाई, F1 पैरेलल है F2 के, एंड F1 आल्सो पैरेलल F3 के, F2 भी पैरेलल F3, मतलब ये तीनों फोर्स म्यूचुअली पैरेलल हैं। तो इसलिए हमने इनको बोला है पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया, और इस पैरेलल फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको बस सिंपल सा करना होगा क्या कि ये जो सारे फोर्स हैं इनमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक बात एज्यूम आपको बता देता हूँ कि जब वाई डायरेक्शन के में चलते हैं ना, अपवर्ड, तो हम फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। ये मेरा कन्वेंशन है या स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, जो कि सारी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती हैं। अगेन मैं ये रिपीट करता हूँ कि आप नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। आपको अपनी अवेयरनेस और अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, नहीं तो 100% आप क्वेश्चन में गलती करोगे। ओके, आप भूल जाओगे लास्ट में जाते जाते कि मैंने क्या अज्यूम करा था। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहे फोर्सेस हैं, उनको पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे लग रहे हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, अपने समझने के लिए। दैट्स इट, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना होता है तो करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसका रिजल्टेंट निकाल लिया आसानी से। तो देखो, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस हैं उनको एडप्ट कर दिया, जितने भी डाउनवर्ड हैं, यहाँ पे एक ही है F3, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमें पता चल गया। अगर आप इसका लोकेशन पता करना चाहोगे कि किस लोकेशन पे लग रहा है, तो इसके लिए आप मोमेंट इक्वेशन को अप्लाई करोगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप यहाँ के लिए इतना समझ लो कि रिजल्टेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए नॉन सॉरी कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो देखना, यहाँ पे हमारा कंकरेंट का मतलब कि सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास होंगे। सपोज ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो फोर्स आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज द F2 एंड द सेकंड वन इज द F1। यहाँ पे F1 लिखा नहीं है, बट आप ज्यूम कर लेना F1 है, F2 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आप इस फोर्सेस के रिजल्टेंट को निकालना चाहते हो, एंड रिजल्टेंट इज आर, तो आप अपने 10th ग्रेड में या फिर 12th में ये फॉर्मूला पढ़े होगे कि भाई जो आर होता है, यहाँ पे अंडर रूट लगाना भूल गया है भाई, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ अंडर रूट आप लगा लीजिएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट होगा हमारा किसका, कनकरेंट फोर्स सिस्टम का।
अब हम लोग बात करते हैं ये पॉलीगन लॉ क्या है। तो यहाँ पे आप देखना, ये हमारा एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे फोर्स पास हो रहे हैं, F1 F2 F3, देख पा रहे होगे आप यहाँ पे। ये एक पॉइंट है रेड कलर वाला और इससे कई सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, F1 F2 F3 एंड F4। तो इन फोर्सेस को आप यूज करो, इन फोर्सेस को आप शिफ्ट करो और इसमें अप्लाई करो, कौन सा, इनमें अप्लाई कर दो। इनको फोर्सेस को शिफ्ट करके, ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल को शिफ्ट करके एक क्लोज पॉलीगन बना दो। और फिर क्या करना है कि जो लास्ट वाला फोर्स आएगा, उस लास्ट वाले फोर्स के हेड को फर्स्ट वाले फोर्स के, जो कि पहला होगा, पहली साइड होगी पॉलीगन के, उसके टेल से ऐड कर देना। वही जो आएगा वो आपको रिजल्टेंट दे देगा। ये सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ कि देखो F1 फोर्स है, F1 को मैंने यहाँ ऐसे रखा। आप थोड़ा सा अपना अटेंशन स्क्रीन पे रखो, F1 को यहाँ पे रखा और फिर जो ये F2 वाला फोर्स है इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया इसके टेल से। देखो, फर्स्ट वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को मैच करा। देखो मैंने बहुत ही चालाकी से शिफ्ट करा इस फोर्स को। You can see here F2, okay, and same way you can shift this force F3, F3 को भी शिफ्ट कर दिया और F4 को भी शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जब F4 पे पहुंच गए तो यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ करी है जो कि F4 के हेड को और F1 के टेल को मैच करता है। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यही इस पूरे फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स होगा। आई होप it makes sense to all of you, and with this this topic has been end, and that is the polygon law, or you can say the several concurrent force system में polygon law को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम में जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हम प्रोजेक्शन मेथड का कैसे यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ये अगेन एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। वही फोर्सेस हैं F1 F2 F3 एंड F4। ठीक है, F2 थीटा 2 एंगल बना रहा है, F3 थीटा 3 एंड F4 थीटा 4 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप प्रोजेक्शन मेथड का यूज कर सकते हो। और प्रोजेक्शन मेथड में आपको क्या करना है कि F2 को इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर देना है। F2 इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में F2 cos थीटा 2 एंड वर्टिकल में F2 sin थीटा 2। अगेन अगर आप F3 को ब्रेक करोगे तो F3 sin थीटा 3 वर्टिकल में एंड हॉरिजॉन्टल में F3 cos थीटा 3। सिमिलरली आप F4 को भी ब्रेक करना, F4 cos थीटा 4 वर्टिकल में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा F4 sin थीटा 4। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, यहाँ पे मैंने सारे फोर्सेस को जैसे मैंने बोला वैसे के वैसे सेम वे में ब्रेक करा गया है। एंड देन आपको क्या करना है कि आपको समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट कर लेना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, तो यू कैन सी कि जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स हैं उनको आप ऐड कर दिए हो। अगेन इसमें ध्यान रखना कि जब हम लोग राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव साइन अज्यूम करते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये कन्वेंशन है जो कि सारे स्टैंडर्ड बुक्स में फॉलो होता है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ फॉलो करा हुआ है। आप उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन अगेन आप अपने लिए ही परेशानी क्रिएट करोगे। तो आप भी इसी स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फॉलो करना। आपकी हैबिट हो गई होगी, मुझे लगता है अब तक तो हो ही गई होगी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करने की। तो एफ एक्स हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, F1 प्लस F2 कॉस थीटा 2 माइनस F3 cos theta 3 and minus F4 cos theta 4. Similarly, you can calculate also summation of Fy. Okay, and this all are the summation of fx and summation of y। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो बहुत ईजी है, आप इन दोनों फोर्सेस का स्क्वायर करके रूट ले लो तो आपको इसका रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा। और ये रिजल्टेंट फाइनल इन पूरे फोर्स सिस्टम को मैंने इस पर्टिकुलर फोर्स में सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यू कैन सी कि यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स है, समेशन ऑफ एफ वाई है, इनका रिजल्टेंट इस आर से शो होगा एंड दिस आर can be given by this formula। this is the summation of fx square plus summation of fy square। और इसका डायरेक्शन पता करना है कि ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो बहुत इजी है, अल्फा को हम लिख लेंगे tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई माइनस अपॉन में समेशन ऑफ एफ एक्स। तो ये हमें डायरेक्शन दे देगा कि ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आने वाले वीडियो में हम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे कैसे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। एंड देन हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे और इसमें बहुत ही छोटा टॉपिक्स हैं, उनको एंड करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे। एंड दैट चैप्टर इज द इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी को अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड थैंक यू टू एवरीवन।